हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? चल रही पढ़ाई? आज का तुम्हारा लेक्चर मुझे बिना देखे करना है तुम्हें। आज मैं टैब पे ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? अगले लेक्चर में मैं तुम्हें दिखाई पड़ूँगा, ठीक? हम लोग रिडॉक्स की बातें कर रहे थे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एन फैक्टर निकालना सीखा था। एन फैक्टर क्यों निकालना पड़ रहा है, उसके लिए हम लोगों ने बातें की थी कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो इक्विवेलेंट्स निकाले जाते हैं उसको निकालने के लिए एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। एक टर्म आया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। या एक और रिलेशन मैंने दिया था कि नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। मतलब बेसिकली अगर अपन इक्विवेलेंट्स निकाल लें तो उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है ना। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक रेडॉक्स रिएक्शन में एक सिंपल केसेस में एन फैक्टर निकालना सीखा था, जिसमें कोई एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। मैंने बताया था कि एन फैक्टर हर रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का इंडिविजुअली निकलता है। एक जनरल फार्मूला मैंने दिया था नंबर ऑफ एन फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हम किसी भी रिएक्टेंट के लिए लगा सकते हैं, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी मैंने बताया था कि इसके लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम बिना इसके एन फैक्टर निकाल लें। तो बिना फार्मूले के एन फैक्टर कैसे निकलता है उसके बारे में हमें यहाँ पर बातें करनी है ना। तो मैंने जो लास्ट टर्न पे केस लिया था उसी का एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे सपोज़ एग्जांपल है Fe3O4 किसी से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में सपोज़। तो एन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3 आएगी, कैलकुलेट करके देख सकते हो, और यहाँ पर 3। तो अगर चेंज निकाला जाए तो 3 - 8/3 1/3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये इसका एन फैक्टर 1 आएगा। और अगर प्रोडक्ट साइड का भी निकाले तो इसके लिए मैंने बताया था कि बैकवर्ड से रिलेट कर लो। तो बैकवर्ड से अगर रिलेट करें तो एक एटम के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1/3 आएगी, तो इसका एन फैक्टर 1/3, क्योंकि एक ही एटम है। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे। अब उसी में सेकंड केस अपन लेने जा रहे हैं, ऐसे रिएक्टेंट्स जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्टेंट्स in which 2 or more elements undergo oxidation and or reduction। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए हमें इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने ये तुम्हें बताया था कि एन फैक्टर निकालने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट या किसी भी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है ये पता होना चाहिए। अब उस रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट में बनने में किससे उसने रिएक्ट किया है, वो दिया हो नहीं दिया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं और एन फैक्टर निकालते हैं। तो उसी तरह से मान लो कि एक एग्जांपल है FeS कन्वर्टिंग इनटू Fe+3 एंड SO2, ये कन्वर्जन हो रहा है और हमें यहाँ पर एन फैक्टर बताना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर Fe की +2 है, सल्फ़र की -2 है, फेरस सल्फाइड है ये, और यहाँ Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ सल्फ़र की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल सकते हैं। मतलब ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ Fe की भी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है और सल्फ़र की भी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालें तो ये 1 का आएगा,
और सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालें तो ये 6 यूनिट का आएगा, 6 यूनिट का। और यहाँ Fe भी ऑक्सीडाइज होता दिखाई पड़ रहा है और सल्फ़र भी ऑक्सीडाइज होता दिखाई पड़ रहा है, मतलब दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो इस केस में n फैक्टर की वैल्यू हम क्या बताएंगे? अभी तक तो हम लोगों के केसेस में एक एलिमेंट ऐसा काम करता था, अब इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स ऐसा काम कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाते हैं और इसका n फैक्टर आएगा 7। 1 + 6 7, n फैक्टर 7। n फैक्टर का मतलब मैंने ये लिखा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, ये उसका n फैक्टर होता है। तो इस तरह से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ पहले, फिर देन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्ट का n फैक्टर कैसे निकलता है। जैसे सपोज एक कंपाउंड है Cu3p कन्वर्टिंग इनटू Cu+2 एंड H3PO4। सपोज यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, फास्फोरस -3 है। ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताते समय एग्जांपल्स लिए थे। यहाँ कॉपर +2 में दिख रहा है और फास्फोरस यहाँ +5 में है, ये +2 में है प्रोडक्ट साइड में। तो अगर चेंज देखें तो कॉपर के लिए चेंज 1 यूनिट का है, फास्फोरस के लिए चेंज देखें तो 8 यूनिट का है। लेकिन इस कंपाउंड में कॉपर के 3 एटम्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा। और ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, फास्फोरस भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन दैट केस n फैक्टर ऑफ Cu3p विल बी इक्वल टू 3 + 8 दैट इज 11। ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे जैसा मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में लिया। ठीक है, सेम अप्रोच है। प्रोडक्ट के लिए अभी बात करेंगे, उससे पहले मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे अगर ऐसा हो कि सपोज FeS2 converting into Fe+3 plus H2S। सपोज इसकी खास बात क्या है मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आयरन +2 में है, सल्फर -1 में है। यहाँ आयरन प्रोडक्ट साइड में +3 में है, सल्फर -2 में है। अगर हम आयरन को देखें तो ऑक्सीडाइज हो रहा है 1 यूनिट का, ऑक्सीडेशन। और सल्फ़र देखें तो वो उसमें भी 1 यूनिट का चेंज है, लेकिन रिडक्शन है, सल्फ़र -1 से -2 में गया है। और चूँकि 2 सल्फ़र है तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। अब यहाँ पर एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एटम रिड्यूस हो रहा है, तो इसका n फैक्टर बताने के लिए ये दोनों नंबर ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 - 1 दैट विल बी 1। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा हो कि 1 - 2 कर दे तो -1 आ जाए। एक्चुअली n फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, कभी भी n फैक्टर नेगेटिव नहीं होता, हमेशा वो पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस किया जाता है। ठीक है, मतलब एज अ होल आयरन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब नेट रिजल्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ FeS2 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इस तरह से इसका n फैक्टर 1 आया। मतलब मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स में दिखाया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसा काम करते हैं तो इंडिविजुअली हर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकाला जाता है एंड देन फिर वो चेंज की वैल्यू ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की केस किस तरह का है। ठीक है, इसके अलावा अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट का n फैक्टर क्या है और कैसे निकलता है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। जैसे हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे हम लोगों ने जो कुछ भी पहले सीखा है उसके बेसिस पर अगर हम सोचें कि आयरन प्रोडक्ट साइड में +3 में है, पहले एग्जांपल की अगर बात करूँ मैं, पहले एग्जांपल की, तो आयरन +3 में प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड में +3 में है और रिएक्टेंट साइड में +2 में था। तो अगर चेंज निकालें तो 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर 1 यूनिट का चेंज है तो इसका n फैक्टर 1 होगा। ऐसे ही सल्फ़र के लिए अगर देखें तो +4 में है, -2 से आया है तो चेंज 6 यूनिट का है, तो इसका n फैक्टर 6 होगा, इसका n फैक्टर 1 होगा, इसका n फैक्टर 6 होगा। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये आंसर्स गलत है।
ये सही नहीं। तो फिर करेक्ट आंसर क्या है? उसे निकालने के लिए यहाँ पर हमें इस रिएक्शन को पार्शियली बैलेंस करना पड़ेगा। पार्शियली बैलेंस करना पड़ेगा मतलब कहने का क्या है? एक्चुअली जैसे हमें ये दिख रहा है कि FeS जब कन्वर्ट हो रहा है तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन Fe ने दिया, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और अगर हम FeS का कन्वर्जन देखते हैं तो FeS में एक Fe और एक S है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में भी एक Fe और एक ही S होना चाहिए। तो Fe और S के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। और इस FeS के एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है रिएक्शन में वो 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि n फैक्टर ऑफ Fe plus 3 will be equal to 7 divided by 1. Similarly, n factor of SO2 will also be 7 divided by 1. मतलब इनके n फैक्टर 7 आएंगे, ना कि 1 और 6। सिमिलरली मैं नीचे वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, Cu3P। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कॉपर और फास्फोरस ये दोनों जब कन्वर्ट हुए, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज ही कर रहे हैं, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे वो 11। मतलब हम ये देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर अगर हम इसको पार्शियली बैलेंस करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में Cu3P मॉलिक्यूल में 3 Cu एटम हैं, तो राइट हैंड साइड में भी 3 Cu लिख दो तो Cu बैलेंस हो गया। ऐसे ही फास्फोरस से एक है तो यहाँ पर भी एक ही कोएफिशिएंट आएगा तो फास्फोरस भी बैलेंस हो गया। अब इसका n फैक्टर, कॉपर का n फैक्टर विल बी 11 डिवाइडेड बाय 3। और इसी तरह से H3PO4 का n फैक्टर 11 डिवाइडेड बाय 1। मतलब इसका n फैक्टर निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने ये बोला था कि ये कोई एक फुल प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए हमें इसको केसेस में डिवाइड करना पड़ता है। मैंने ये बोला था कि रिएक्टेंट के लिए तो हम एक लैंग्वेज दे लेते हैं कि n फैक्टर का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय वन मॉलिक्यूल, लेकिन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं है कि हम लैंग्वेज दे सके। तो इसलिए फिर हमें अलग अलग केस वाइज सीखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में हमें कैसा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वो प्रोडक्ट हैं जो जिस रिएक्टेंट से आए हैं उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसा काम कर रहे हैं, उस केस में हमें ये अप्रोच यूज़ करनी पड़ती। अगर रिएक्टेंट का केवल एक एलिमेंट ही रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा होता तो इस अप्रोच की हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है तो हमें ये अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं लास्ट एग्जांपल की बात करूं तो लास्ट एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब नेट रिजल्ट इस एक मॉलिक्यूल ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू FeS2 मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और FeS2 से एक Fe+3 बनेगा और H2S 2 बनेगा, तो n फैक्टर ऑफ Fe3+ will be equal to 1 divided by 1 और H2S will be equal to 1 divided by 2। 1 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब इन एग्जांपल्स में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि हम रिएक्शन को पूरी तरह से बैलेंस नहीं भी करें, पार्शियली भी बैलेंस करें तो भी हमारा काम चल जाता है। ये खास बात है इस पूरे मेथड की। तो हमें इस पर्टिकुलर तरह के केसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि n फैक्टर कैसे निकाला जा रहा है। आई होप कि तुम इन बातों को समझ पा रहे होगे कि n फैक्टर, ये वाला जो पार्ट है केस सेकंड स्पेशली थोड़ा सा टिपिकल है, इसीलिए इसको बार बार देखना और हो सके तो इसको याद कर लेना कि इसमें ऐसे ऐसे काम किया जाता है। मतलब बेसिकली मैंने जो फार्मूला दिया था, मैंने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र है, फार्मूला हर किसी पे लगता है, लेकिन फार्मूला लगाने में केवल ड्रॉबैक ये था कि फार्मूला ही अगर हम यूज़ करना है तो इससे अच्छा रिएक्शन को बैलेंस कर दें। तो हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो बैलेंसिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन पार्शियल बैलेंसिंग है, पूरी तरह से बैलेंसिंग नहीं है, तो हमारा काम चल जा रहा है और इस तरह से हम आंसर्स निकाल ले रहे हैं। ठीक है, मैं और एग्जांपल्स ले ले रहा हूँ इसी टाइप के एग्जांपल्स में। जैसे
सपोज कि कंपाउंड है, सपोज A2B3 और A की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, B की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 सपोज, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है A की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और B की ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज +6 है, ये बताया जा रहा है। तो n फैक्टर ऑफ A2B3 कितना होगा? तो अगर हम A के लिए चेंज देखें तो +3 से +5 में 2 यूनिट का चेंज दिख रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसे B के लिए चेंज देखें तो -2 से +6 8 यूनिट का चेंज है और ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। और एक मॉलिक्यूल ऑफ A2B3 में 2 A एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई और 3 B एटम्स हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, और चूंकि दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ये दोनों नंबर ऐड होंगे, 4 + 24 दैट इज 28। और इस ओवरऑल रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो 28 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, मतलब 28 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए 28। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें A का कोएफिशिएंट आएगा 2 और B का कोएफिशिएंट आएगा 3, तो A का n फैक्टर होगा 28/2 और B का n फैक्टर होगा 28/3। ठीक, अगर यहाँ A ऑक्सीडाइज और B रिड्यूस हो रहा होता तो ये नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब है तो इसी कैटेगरी में लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 एंड H2। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ नाइट्रोजन 0 है, हाइड्रोजन भी 0 है। अगर अपन चेंज देखें तो नाइट्रोजन में चेंज आएगा 3 यूनिट का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन में चेंज आएगा 1 यूनिट का रिडक्शन इनटू 3, क्योंकि 3 एटम्स हैं। अब अगर हम इसको n फैक्टर की बात करेंगे तो हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दिख रहा है तो हम इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन उससे आंसर 0 आ जाएगा, तो ये गलत है। मतलब कभी भी n फैक्टर किसी का 0 तो नहीं ही हो सकता, हमेशा वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, इंटीजर या फ्रैक्शनल हो सकता है, 0 नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो n फैक्टर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि जो अप्रोच अभी तक हमने सीखी थी वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ जो n फैक्टर बताएंगे हम वो एक्चुअली 3 है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो दोनों का इंडिविजुअली नंबर अपन निकालते हैं, अगर वो इक्वल आ रहा हो तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करने की बजाय एज इट इज़ लिख दो, वही उसका n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये बात अलग से ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इसको स्टार लगाया है। बेसिकली ये रिएक्शन सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है ये, जिसमें एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अपने आप में सफिशिएंट है एलिमेंट्स को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक, और अब इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स के n फैक्टर्स अगर बताना है वो कैसे बताएं, तो इसमें उल्टी अप्रोच वैलिड है। मतलब नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में 0 दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड में 3 दिख रहा था, तो चेंज है 3 यूनिट का इंटू 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं तो इसका n फैक्टर 6 है। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 0 में है, +1 में था तो 1 यूनिट का चेंज, और ऐसे 2 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन फैक्टर की वैल्यू 2 है। ठीक है, इस तरह से हम n फैक्टर बता सकते हैं। या तुम ऐसे भी देखो कि अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर कोफिशिएंट हाफ आएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट 3/2 आएगा। सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे आसान होता है, ये मैंने बैलेंसिंग में दिखाया था कि हमें कुछ नहीं करना होता, केवल रिएक्टेंट देखते हुए प्रोडक्ट को बैलेंस कर लो। और अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देखो तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 3 आएगा, 3 मतलब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आर 3। तो अगर तुम फार्मूला भी लगाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आर 3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन्वॉल्व इज 3 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो वो वही आंसर तुम्हें दोबारा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है जिसे हमें ध्यान में रखना है। मैं इसी टाइप का एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, H2O से H2 प्लस O2। यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, प्रोडक्ट साइड में 0 में दोनों लोग हैं। हाइड्रोजन के लिए चेंज 1 यूनिट का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के लिए 2 यूनिट का रिडक्शन, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, उल्टा है यहाँ पे, हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता दिख रहा है। और हाइड्रोजन के H2O में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी, और देखो यहाँ पर दोनों में जो चेंज आ रहा है वो 2-2 यूनिट का है, तो एन फैक्टर निकालते समय इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा बल्कि एन फैक्टर सिंपली 2 लिख देंगे। और प्रोडक्ट साइड में H2 का एन फैक्टर निकालना है तो चेंज H एटम के लिए 1 यूनिट का इंटू 2, तो एन फैक्टर की वैल्यू 2। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए 1 एटम का चेंज 2 यूनिट का इंटू 2, तो एन फैक्टर O2 का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एन फैक्टर की कैलकुलेशन की जाती है उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होते दिखाई पड़े। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज़ ली हैं। एक पॉसिबिलिटी जिसमें 2 एलिमेंट्स दोनों ऑक्सीडाइज हुए, एक पॉसिबिलिटी जिसमें 2 एलिमेंट एक रिड्यूस एक ऑक्सीडाइज लेकिन अलग अलग नंबर से, तीसरी पॉसिबिलिटी 2 एलिमेंट एक रिड्यूस एक ऑक्सीडाइज विथ सेम यूनिट से। तो इस तरह से अलग अलग तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरह से हमें चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो सिचुएशन के हिसाब से ये सारी बातें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने ये बताया कि ये सब कुछ हम क्यों सीख रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है इन सब चीज़ों को सीखने का, तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा करके, तो मैं पहले क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे सपोज कैलकुलेट मोल्स ऑफ FeS2 needed to reduce 10 mole of KMnO4 in acidic medium। ऐसा क्वेश्चन है, हमें आंसर करना है। मतलब बेसिकली यहाँ पर FeS2 KMnO4 को रिड्यूस कर रहा है का मतलब इन एसिडिक मीडियम का मतलब है मैग्नीज यहाँ पर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके अलावा आयरन +3 में कन्वर्ट हो रहा है और सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो रहा है। एसिडिक मीडियम में ये एक अलग से इंफॉर्मेशन भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक्चुअली KMnO4 बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट होता है इन एसिडिक मीडियम, ये याद रखना पड़ेगा। KMnO4 Mn+4 में कन्वर्ट होता है इन न्यूट्रल और माइल्ड बेसिक मीडियम। और एक और इंफॉर्मेशन, KMnO4 Mn+6 में कन्वर्ट होता है इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। ठीक है, ये क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग केसेस में एन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग आएगी। मैग्नीज, अगर मैं एसिडिक मीडियम में बात करूं तो एन फैक्टर की वैल्यू 5 आएगी, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में 3 आएगी और स्ट्रांगली बेसिक में 1 आएगी।
तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। एक्चुअली इस चैप्टर का एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं और क्वेश्चंस में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो रिएक्शन शायद बताई जाएं या हो सकता है ना भी बताई जाएं। तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि हम रिएक्शन हमें पता है। तो अब सारी रिएक्शंस हमें पता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ बातें जो याद रखी जा सकती हैं या जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ में हैं वो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो अदरवाइज क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन मैंने अलग से दी है। अब इसी में एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। एक बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ में आने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये +3 में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं इसका एन फैक्टर निकालूं तो ये एन फैक्टर 6 आएगा। क्यों 6 आएगा? क्योंकि यहाँ क्रोमियम +6 में है, +3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब चेंज आ रहा है 3 यूनिट का, और ऐसे 2 क्रोमियम है तो 3 × 2 6 है। तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें अलग से ध्यान में रखनी। बाकी क्वेश्चंस में बता भी दिया जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस जो इन्वॉल्व हो रही होती हैं वो बता भी दी जाती है, तो हम उसको यूज़ भी कर लेते हैं। और नहीं भी बताएगी तो भी हमें जो भी यहाँ क्लास में डिस्कशन में सामने आ जाएं, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये हम याद रखें। ठीक है, मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 10 मोल KMnO4 है। तो अगर 10 मोल KMnO4 है तो उसके लिए हमें FeS2 कितना चाहिए। तो अगर हम KMnO4 के एन फैक्टर की बात करें तो ये +7 से +2 में गया है, मतलब एन फैक्टर 5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 की वैल्यू होगी कितनी, 10 × 5 दैट इज़ 50 इक्विवेलेंट। और जितने इक्विवेलेंट KMnO4 होगा उतने ही इक्विवेलेंट FeS2 भी होगा। मैंने बोला था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कि जितने इक्विवेलेंट एक यूज़ होता है उतने ही इक्विवेलेंट दूसरा भी यूज़ होता है, तो वो भी FeS2 भी इतने इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हमें मोल ऑफ FeS2 बताना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, मोल ऑफ FeS2, तो मोल ऑफ FeS2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ FeS2 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इसके लिए हमें एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब एन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ +2 और -1 में है, यहाँ +3 और +4 में प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है। तो आयरन के लिए 1 यूनिट का चेंज, सल्फर के लिए 5 यूनिट का चेंज, इंटू 2 10 यूनिट का चेंज। तो एन फैक्टर ऑफ FeS2 इज 11। सो आंसर विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 11 मोल्स। आई होप कि इस एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत कैसे पड़ने वाली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसमें अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं। इंफॉर्मेशन देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे वो मोल में दे दिया जाएगा या वेट में दे दिया जाएगा या कभी मोलरिटी वॉल्यूम में दे दिया जाएगा। तो उस हिसाब से हमें उसको कन्वर्ट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल रखने के लिए मोल में इंफॉर्मेशन दे दी थी। हम यहाँ पर मोलरिटी वॉल्यूम भी बोल सकते थे, जैसे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम भी हमने पढ़ा है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन होगा तो हम इस रिलेशन से मोल्स निकाल लेंगे, और मोल्स निकल आया तो इक्विवेलेंट्स आ जाएगा और फिर हम रिलेट कर लेंगे। अच्छा, यहीं पर एक इन्फॉर्मेशन मैं और बता रहा हूँ, जैसे एक टर्म मोलरिटी हम लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, ऐसे ही एक और टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मोलरिटी से मिलता जुलता टर्म है। किसी भी सोल्यूशन के लिए मोलरिटी यूज़ होता है, ऐसे ही सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी वर्ड यूज़ होता है। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने इक्विवेलेंट सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे वही उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, N से। अगर मैं फॉर्मुलेट करूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर
ऑफ सॉल्यूशन। ये नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल में मान लो तुमसे ये कहा गया कि एक सॉल्यूशन है NaOH का जिसकी नॉर्मेलिटी 2 है, ऐसे लिखा है 2N NaOH सॉल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 इक्विवेलेंट NaOH के प्रेजेंट हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अगर हमसे कहा गया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है 2N 500 ml NaOH सॉल्यूशन, तो इसमें NaOH के कितने इक्विवेलेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH अगर हमें निकालना है तो ये निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जैसे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अभी मैंने बताया था कि मोल्स होता है, ऐसे ही नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। नॉर्मेलिटी इज 2, वॉल्यूम इज 500 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि लीटर में है, निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू 1 इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो ये एक टर्म है नॉर्मेलिटी, वो हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है। ठीक है, नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं? क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन मोलरिटी के टर्म में भी दी जा सकती है, नॉर्मेलिटी के टर्म में भी दी जा सकती है, तो हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये लैंग्वेजेस हैं, ये टर्मिनोलॉजी है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की, जिस लैंग्वेज में ये चैप्टर डिस्कस होता है। ठीक, इसी तरह से एक लास्ट पॉसिबिलिटी और रह गई है एन फैक्टर निकालने की, मैं उस पर आता हूँ। केस 3 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है जैसे Cu प्लस कन्वर्टिंग इनटू Cu2 प्लस प्लस Cu। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में उस स्पीसी का n फैक्टर जो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, मतलब जिस स्पीसी का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसका n फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि किसी कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट या तो रिड्यूस हो रहा है या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, या एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट रिड्यूस हो रहे हैं या ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अगर ऐसा हो गया कि एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है और वही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो एन फैक्टर कैसे निकलता है? ध्यान से देखो, जैसे यहाँ कॉपर के लिए चेंज अगर निकालें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है 1 का। ऐसे ही कॉपर यहाँ Cu प्लस से Cu में जब जा रहा है तो चेंज यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और वहाँ पर भी चेंज आ रहा है 1 यूनिट का। दोनों जगह पर 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। तो पहले तो ये देखते थे हम लोग कि अगर आइदर ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ तो जो चेंज आता था वही लिख देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। तो इस केस में अगर मैं इस दोनों नंबर्स को n1 और n2 बोल दूं तो n फैक्टर ऑफ Cu प्लस विल बी इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, मतलब 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। मतलब जिस स्पीसी का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा हो उसका n फैक्टर निकालने के लिए ये अप्रोच हमारे काम में आती है। n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी जो स्पीसी रिड्यूस हो रही है और ऑक्सीडाइज हो रही है, दोनों के लिए। ये अब तुम्हारे दिमाग में थॉट आ सकता है कि ये आया कहाँ से फॉर्मूला। तो बेसिकली ये जो अप्रोच यहाँ लिखी हुई है n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये वही अप्रोच यहाँ पर यूज़ हुई है। तुम सोचोगे कैसे? तो जैसे हम लोगों ने जब इसकी बैलेंसिंग सीखी थी तो मैंने तुमसे कहा था कि इसको 2 बार लिखो, एक को
रिडक्शन समझो, एक को ऑक्सीडेशन समझो, दोनों में चेंज निकालो और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता था तो मैंने कहा था कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है यही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। और फिर जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर कॉपर प्लस का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा वो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 1 × 1 / 1 + 1 वही ऊपर लिखा हुआ है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। और प्रोडक्ट के लिए एन फैक्टर बताना है तो इनके लिए सिंपल अप्रोच काम में आती है। कॉपर +2 पहले +1 में था तो एन फैक्टर 1, कॉपर पहले +1 में था तो एन फैक्टर 1, क्योंकि चेंज यहाँ पर भी 1 यूनिट का है और यहाँ पर भी 1 यूनिट का है। मतलब कॉपर +2 के लिए भी चेंज 1 यूनिट का ही है और कॉपर के लिए भी चेंज 1 यूनिट का। तो यहाँ पर सिंपल वाली अप्रोच काम में आ जाती है। मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, कोशिश करना कि ये सारी बातें याद होती रहें। जैसे Cl2 कन्वर्टिंग इनटू Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है 0, राइट हैंड साइड में -1 और यहाँ पर +5 है, निकाल के देख सकते हैं। तो अगर Cl2 से Cl नेगेटिव में चेंज देखें तो 1 यूनिट का × 2, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स हैं। ऐसे ही Cl2 से ClO3 नेगेटिव में चेंज देखें तो 5 यूनिट का × 2। तो Cl2 का n फैक्टर क्या आएगा? 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2 + 10, दैट इज 20/12 या 5/3। ऐसे n फैक्टर निकलेगा। Cl नेगेटिव का n फैक्टर कैसे निकालें? तो -1 0 से तो चेंज है 1 यूनिट का। ClO3 नेगेटिव का n फैक्टर कैसे निकालें? तो +5 पहले 0 में था तो चेंज आया 5 यूनिट का, तो n फैक्टर 5। ये अप्रोच वैलिड है। ठीक है, ये मैं फिर से बता दूं कि ये वही लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तुम चाहो तो रिएक्शन को पूरी तरह से बैलेंस करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करके और वो फिर फार्मूला लगा सकते हो। मैं फिर से एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, P कन्वर्टिंग इनटू PH3 प्लस H3PO4। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, राइट हैंड साइड में -3 और +5। तो चेंज अगर देखें तो 0 से -3 चेंज है 3 यूनिट का, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पर चेंज देखें तो 5 यूनिट का चेंज है। तो इसका n फैक्टर आएगा 3 × 5/3 + 5, दैट इज 15/8। PH3 का n फैक्टर क्या लिखेंगे? तो -3 पहले 0 में था तो n फैक्टर 3। H3PO4 का n फैक्टर क्या लिखेंगे? तो +5 पहले 0 में था तो n फैक्टर 5। इस तरह से n फैक्टर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, समझ में आया? दीज आर पॉसिबिलिटीज जिसमें n फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट पॉसिबिलिटी और है। लास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब ऐसा, अगर किसी रिएक्शन में कोई एक ऐसी स्पीसी इन्वॉल्व है जिसमें कोई भी एलिमेंट रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, जैसे अपन ने बैलेंसिंग में देखा था H2O अपीयर होता है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्पीसीज़ के n फैक्टर निकालने का केवल एक ही तरीका है, फार्मूला। मतलब उसके लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहीं पर तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये रिएक्शन अगर बैलेंसिंग की जाए Cl2 से Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव, इसके लिए मैंने कहा था कि 2 बार Cl2 लिख दो, एक को एक से रिलेट करो, दूसरे को दूसरे से। यहाँ चेंज आएगा 1 × 2, यहाँ आएगा 5 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 2, यहाँ पर आता है 10। इसको देखते हुए राइट हैंड साइड में लिखते हैं
तो यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 4। मतलब ओवरऑल रिएक्शन में कुछ इस तरह का बनेगा कि 12Cl2 gives 20Cl नेगेटिव प्लस 4ClO3 नेगेटिव। इसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो राइट हैंड साइड में हमें 4 × 3 12 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 12H2O लिख देते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन के लिए राइट हैंड साइड में 24H+ लिख दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 24H, तो राइट हैंड साइड में भी 24H+। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व देखें तो 10 × 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अब यहाँ पर अगर हमें H2O का एन फैक्टर बताना है, H2O का एन फैक्टर, तो H2O का एन फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। H2O में ना तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, ना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो इसलिए यही अप्रोच काम में आएगी। ऐसे ही अगर हमें H+ का एन फैक्टर बताना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके अलावा तुम क्लोरीन का एन फैक्टर अगर इसकी हेल्प से बताना चाहो तो बता सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके अलावा Cl नेगेटिव का एन फैक्टर निकालना अगर देखना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके अलावा ClO3 नेगेटिव का एन फैक्टर बताना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये वही आंसर्स दोबारा आ रहे हैं जो हम लोगों ने पहले निकाले थे। हाँ, यहाँ पर क्लोरीन का एन फैक्टर 1 और Cl नेगेटिव का एन फैक्टर 1 और ClO3 नेगेटिव का एन फैक्टर 5। तो ये अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें हम एन फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकाला जा रहा है ये बात समझ में आई। ठीक है, एक और एग्जांपल मुझे याद आया, वो भी मैं दे रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल है H2CO4.6Na2C2O4.2H2O reacting with MnO4 negative to produce CO2 and Mn+2। खास बात क्या है, यहाँ मैग्नीज +7 में है जिससे +2 में जा रहा है, तो चेंज 5 यूनिट का है। और अगर इस कंपाउंड में जो लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में कार्बन देखें तो ये +3 में यहाँ भी है, +3 में यहाँ भी है, और प्रोडक्ट साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 वो निकाल सकते हो। मैंने ये डबल सॉल्ट है, मैंने बताया था कि डबल सॉल्ट का इनफैक्टर कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकला जाता है। तो अगर अपन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो मैग्नीज के लिए तो मैं +7 से +2 दिख रहा है, तो 5 यूनिट का चेंज है, तो इनफैक्टर 5 आएगा। और इस कंपाउंड का इनफैक्टर अगर देखें तो यहाँ कार्बन +3 से +4 में है, तो एक एटम के लिए चेंज 1 है। और टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं, तो 6 × 2 12 + 2 12 + 2 12 + 2 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन फैक्टर इस कंपाउंड का आएगा 14। मतलब जितने एटम्स होंगे उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले, ये सबसे पहले वाला जो केस हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड एग्जांपल है तो केवल कार्बन एटम ही जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4 में जा रही है, तो एक एटम के लिए 1 यूनिट का चेंज है। और ऐसे 14 एटम्स हैं तो टोटल एन फैक्टर 14। अगर प्रोडक्ट के लिए एन फैक्टर बताना है तो वो तो सिंपल ही है कि कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज 1 यूनिट का है तो एन फैक्टर 1, +4 में है, +3 से आया है तो चेंज 1 का है। और मैग्नीज के लिए +2 में है, +7 से आया है तो एन फैक्टर 5। इस तरह से एन फैक्टर कैलकुलेशंस की जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एन फैक्टर कैलकुलेशन इन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एन फैक्टर्स की कैलकुलेशन की, मतलब इतने तरह के केसेस तुम्हें देखने को मिलते हैं, और अलग अलग तरह की सिचुएशन में
n फैक्टर निकालने का तरीका अलग अलग होता है, वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो उसे ध्यान में रखने के लिए अलग अलग तरह की सिचुएशन को सिचुएशन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है इस पूरे डिस्कशन में, और वो कैटेगरी के हिसाब से हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आई होप कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकेंगे इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स में ये सारी बातें जो अभी हम लोगों ने सीखी है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को कम से कम एक बार में अगर नहीं होता है तो 2 बार में देखो, 2 बार देखो, अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी को याद रखने की कोशिश करो। याद हो गया तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इसको मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम पे मैं तुमको दिखाई पड़ूंगा बोर्ड पे, तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय एंड टेक केयर बच्चों, बाय।